नमस्कार मित्रों, आज आपके सामने मैं एक ऐसी समस्या समाधान का वीडियो लेकर के आया हूँ। अक्सर इस समस्या से युवा वर्ग जूझता रहता है। अभी कुछ दिन पूर्व की बात है कि हमारे ऑफिस में एक नौजवान आया और उसका एक प्रश्न यही था, सबसे बड़ा प्रश्न यही था कि उसे नौकरी करनी चाहिए या उसे व्यापार करना चाहिए। उसके दिमाग में कुछ व्यापारिक आइडिया भी चल रहे थे, पर वो समझना चाह रहा था कि मेरा व्यापार चलेगा या नहीं चलेगा, या उसे जॉब की तरफ मुंह कर जाना चाहिए। तो उन्हीं प्रश्नों का जवाब हमने किस प्रकार से दिया, ये आप लोगों को भी मैं बताना चाहूँगा। और दूसरा ये है कि अभी हमने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था, जॉब करें या व्यापार करें। ये समझ लीजिए उसी का एक केस स्टडी है, और उस केस स्टडी के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि आप कुंडली के माध्यम से किस तरह से इस टेक्निक को देख सकते हैं। इसको दोनों ही तरह से हम देखेंगे। जो हमारी परंपरागत टेक्निक है उसको भी हम अप्लाई करके देखते हैं, और जो हमने आपको वीडियो में समझाई थी सर्वाष्टक वर्ग की, उसको भी अप्लाई करके देख लेते हैं। एक्चुअली में दोनों ही टेक्निक का उपयोग करके देखेंगे और देखते हैं क्या निकल करके आता है। तो मित्रों, जब हमने आपसे बात की थी तो आपको एक चीज़ सिंपल समझाई थी कि जब आदमी नौकरी की बात करे तो हमें जन्म पत्रिका में सीधा छठे भाव पर जाना चाहिए। ये हमारी कुंडली का छठा भाव। ठीक है, आपके सामने ये लगन कुंडली है और आप देख रहे हैं ये वृष लगन की कुंडली है। और अभी हमने एक वीडियो बनाया है कि कैसे देखें कि आपका लगन कौन सा होगा, उसको भी आप जरूर देखें। तो देखिए, वृष लगन की कुंडली है और वृष लगन में लगन का स्वामी शुक्र है जो कि दसम भाव में बैठा है। पर हमने फोकस बनाना है कुंडली के छठे भाव पर, क्योंकि पहले हमें ये देखना होगा कि नौकरी का क्या सीन बनता है। छठे भाव का स्वामी भी शुक्र ही है। अरे कमाल की बात है, वृष लगन में ऐसा ही होता है। लगन का स्वामी और छठे भाव का स्वामी एक ही होता है, यानी कि शुक्र ग्रह वो दसम भाव में बैठा है। परंतु हमें यहाँ से देखना होगा कि छठे भाव का स्वामी अपने से कितने आगे गया। तो जब हम ये गिनेंगे तो देखेंगे 1, 2, 3, 4 और 5। अब जो लोग ज्योतिष जानते हैं वो तो तुरंत कह देंगे कि जी छठे भाव का स्वामी दसम में बैठा है और अपने से पांचवा बैठा है। पर जो अभी नए लोग हैं, नया जिन्होंने अभी अभी ज्योतिष सीखना शुरू किया है, वो बेचारे कंफ्यूज हो जाएंगे कि छठे का स्वामी कैसे 5 बता दिया सर ने। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ से गिनना है। छठे का स्वामी यहाँ पर क्या है? शुक्र है, और इसको यहाँ से गिनना है कि शुक्र बैठा कहाँ है, तो अपने से पांचवा बैठा है। आपके लिए बता दूं, जब भी ग्रह अपने से पांचवा बैठेता है, पांचवा भाव जो होता है बहुत अच्छा भाव माना जाता है, इसे लक्ष्मी स्थान भी माना जाता है। वैसे तो ये प्रेम का और बुद्धिमत्ता का भी भाव कहा जाता है, प्रतिभा का भाव भी कहा जाता है, मंत्र का भाव भी कहा जाता है, पर कुल मिलाकर के ये अपने से पांचवा गया है। कहने का मतलब बहुत अच्छा हो गया, इट्स वेरी गुड। अब चलो व्यापार की बात भी कर लेते हैं। व्यापार का जो मालिक है, व्यापार जो देखेंगे हम दसम भाव से देखते हैं। कौन सा व्यापार? बड़ा व्यापार। बड़ा व्यापार जो देखेंगे हम दसम भाव से देखेंगे, और यहाँ दसम भाव का जो स्वामी है वो भी शनि है, क्योंकि यहाँ पर कुंभ राशि है। कुंभ राशि का स्वामी शनि आप देख रहे हैं कहाँ पर बैठा हुआ है? वो 12वें भाव में बैठा हुआ है। ये कुंडली का 12वां भाव है, ये वाला भाव जो है 12वां भाव है, और यहाँ पर शनि बैठा है। जो लोग ज्योतिष जानते हैं वो इस बात को बड़े अच्छे से समझते हैं कि मेष राशि में शनि नीच राशि में बैठा है। आप समझिएगा, तो आप क्या करें, दसम भाव का स्वामी शनि नीच राशि में बैठा हुआ है। पर वहीं पर
मेष राशि का स्वामी मंगल भी बैठा हुआ है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं नीच भंग हो जाना, यानी शनि ग्रह नीच के हुए पर उनका नीच भंग भी हो गया। तो यहाँ पर कंफ्यूजन बरकरार रह गया कि भाई यहाँ पर बात तो बनती दिखाई दे रही है कि अच्छा है कि नहीं है। और सूर्य उच्च के होकर के बैठे हैं, क्योंकि सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं। बोले ये क्या मतलब? पर हमें यहाँ पे देखना होगा कि सूरज जो है 12वें भाव में मरणासन स्थिति में कहलाते हैं। मरणासन स्थिति के ऊपर भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छे वीडियो बना रखे हैं। आप लोग YouTube में जाकर के देख सकते हैं कि सूर्य जब मरणासन स्थिति में होता है तो उसके क्या क्या नुकसान होते हैं। तो खैर ये मरणासन स्थिति में हो गया, पर कंफ्यूजन हो गया खड़ा, क्योंकि जिस ग्रह को हम सोच रहे थे कि तो बड़ा कमजोर है, इसका नीच भंग हो गया। तो ऐसे में हम नवमांश कुंडली में चले जाते हैं। जब भी हमें D1 से बहुत स्थिति स्पष्ट नहीं होती है, वो हम नवमांश में चले जाते हैं। अभी मैं हंस करके कुछ किसी से बात कर रहा था और कह रहा था वैसे तो हर चीज D1 चार्ट यानी कि मेन कुंडली से ही देखी जा सकती है। D9 में ना भी जाएं तो भी कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ता नहीं है, पर उसके लिए आपको कम से कम 15-20 साल का अभ्यास होना बहुत ज़रूरी है ज्योतिष में, तो ही आप समझ पाएंगे। क्योंकि ज्योतिष में प्रेडिक्शन करने की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारी प्रेडिक्टिव टेक्निक्स हैं। जितनी ज़्यादा टेक्निक्स में आप महारत हासिल करते चले जाते हैं, उतना ही ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलती चली जाती है। तो अब आपको करना क्या है? एक तरफ छठे भाव का स्वामी शुक्र और एक तरफ दसम भाव का स्वामी शनि, इन दोनों की स्थिति का पता लगाना है। कहाँ पर? D9 चार्ट में। ये नवमांश कुंडली है, इसे ही D9 चार्ट बोल देते हैं। अब आप 1 बाय 1 देखें। अब शुक्र को अगर हम देखते हैं तो शुक्र D9 चार्ट में दसम भाव में बैठा है। वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया हो गया। और वो भी स्वग्रही, यानी कि अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। पर गुरु यहां पर साथ में बैठा है। पर चलो कोई बात नहीं, उसका विश्लेषण बाद में करेंगे। बट हम यहां पर प्राइमा फेसी ये कह सकते हैं शुक्र की स्थिति थोड़ा अच्छा है, मच बेटर है। ये कंपैरेटिव स्टडी है। अब यहां पर देखेंगे शनि ग्रह है, शनि ग्रह नवमांश में भी नीच के बैठे हुए हैं। सूत्र कहता है यदि कोई ग्रह जो D1 में कमजोर है, अगर वो D9 में अपनी पोजीशन को बदल लेता है या पोजीशन को इंप्रूव कर लेता है, तो उसके परिणाम अच्छे आ सकते हैं। यहां पर भी नीच का है और यहां पर भी नीच का है, कोई स्थिति खास परिवर्तन हुई नहीं है। पर क्या यहां पर नीच भंग हुआ? तो यहां पर इसका स्वामी जो है मंगल बैठा हुआ है। तो मंगल देखते हैं कहाँ चला गया इसका डिस्पोजिटर। मंगल लगन में बैठा है और फिर राहु के साथ चला गया। कोई खास राहत नहीं मिली। राहु का काम है आदमी को गुमराह करना, डायरेक्शनलेस बनाना, कंफ्यूजन क्रिएट करना। कहने का मतलब मामला गड़बड़ हो गया। एक चीज हो गई कि शनि हम कहेंगे नीच वर्गोत्तम है। वर्गोत्तम किसे कहते हैं? इसके लिए भी हमारा वीडियोस काफ़ी बने हुए हैं हमारे YouTube पर, आप जा करके जरूर देखें कि वर्गोत्तम ग्रह क्या होता है। तो शनि नीच वर्गोत्तम है। अब आप खुद दिमाग से सोचिए, एक तरफ नौकरी देने का या नौकरी को करवाने का ग्रह शुक्र है जो नवमांश में स्वग्रही होकर के बैठा है। दूसरी तरफ शनि ग्रह जो कि नीच का ही बना हुआ है, उसका नीच भंग नहीं हुआ है। अगर हम दोनों के बलाबल को देखेंगे तो पाएंगे कि भाई ये जो दसम भाव है, दसम भाव का जो स्वामी जो शनि है, इसमें ये कमजोरी है। तो अगर दोनों का कंपेयर करेंगे तो शुक्र जीत जाएगा, शुक्र विनर है। तो ज्योतिष में जिस ग्रह का बलाबल ज़्यादा होता है, इंसान को उसी का मार्ग पकड़ लेना चाहिए, तो थोड़ा इजीनेस हो जाती है, थोड़ी आसानी हो जाती है। परंतु क्या ये नौकरी में भी धड़ाधड़ सफलता लेगा?
तो फिर यहाँ पर आगे के स्टडी करनी पड़ेगी, फर्दर इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जाकर के देखते हैं कि गुरुजी महाराज बैठ गए, और जो वृष राशि होती है शुक्र की शत्रु राशि होती है, ये मित्र राशि तो है नहीं, और इन दोनों में भी कोई खास भाईचारा है नहीं। दोनों ही गुरु हैं, दोनों ही अपनी मनमर्जी के मालिक हैं, तो एक दूसरे को ये कोई खास वो करते नहीं है, मदद पहुंचाने का काम नहीं करते, थोड़ा परेशान जरूर कर देते हैं एक दूसरे को। खैर, आपके इस केस स्टडी में पाया कि हम ऐसे जातक को नौकरी की तरफ जाना ज़्यादा बेटर रहेगा। पर रिकन्फर्म कैसे करें? क्या जो हम ये देख रहे हैं क्या बिल्कुल सही देख रहे हैं? कहीं गलती तो नहीं खा रहे? क्या उस बच्चे को, जो युवा है, उसको सही तरीके से हम गाइड कर रहे हैं? तो इसके लिए हम एक अष्टक वर्ग की टेक्निक को और सर्वाष्टक वर्ग की टेक्निक को हम फिर से देखते हैं। अब देखिए, आपके सामने ये कुंडली आपके सामने ओपन हो गई है, ये अष्टक वर्ग चार्ट खुल गया है। अब अष्टक वर्ग में क्या नियम क्या कहता है? हर हाउस में कुछ नंबर्स दिए होते हैं, उन नंबर्स को बड़े ढंग से देखना है। आपको वीडियो आसान बनाने के लिए सब समझा रहा हूँ, बहुत साधारण भाषा में समझा रहा हूँ। वैसे तो हर चीज़ का नियम होता है, हर चीज़ का लॉजिक होता है, जिसको हम क्लास में बहुत डिटेलिंग में जा कर के करते हैं। पर आपने ये देखना है कि इनकी कुंडली के छठे भाव में कितने नंबर्स मिले हुए हैं। इनको छठे भाव में 27 नंबर मिले हैं, 27। रूल कहता है कि हर हाउस में कम से कम 28 नंबर तो होना चाहिए। 28 से ज़्यादा मिलेंगे तो अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। पर दूसरे भाव और 7वें भाव पे ये नियम लागू नहीं होता कि ज़्यादा नंबर मिले। वहाँ पे ज़्यादा नंबर अच्छे नहीं माने जाते, दूसरे में और 7वें भाव में। पर चलो, अपना तो आज का मुद्दा नौकरी का और व्यापार का, तो उस पर कभी फिर डिस्कस करेंगे। कुल मिलाकर के यहाँ नौकरी के अंदर 27 नंबर मिल रहे हैं, और व्यापार वाला खाना यानी कि 10 नंबर, 35 नंबर। अरे बाप रे, ये तो जीत गया, यहाँ पर तो पासा पलट गया है ना। देखने में क्या लग रहा है? 35 नंबर। और नियम क्या था? 28 से ज़्यादा नंबर होंगे उतना अच्छा है। पर यहाँ पर एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है? वैसे तो मैंने उस वीडियो में भी बताया था आपको, जो नौकरी और बिजनेस वाले में, कि हमें 11वें भाव पर जाना है, जिसे हम लाभ भाव कहते हैं। अब लाभ भाव में आप देखें तो लाभ भाव में 22 नंबर मिल रहे हैं। तो इन दोनों का कंपैरिजन करें कि दोनों में कौन ज्यादा नंबर ले गया, तो नंबर 10वें भाव में ले गया। ये 10वां भाव जो होता है कर्म भाव होता है, ऊर्जा का भाव है ये सफलता का भाव है ये। अब ये नंबर तो 35 है, पर आप सोचिए, आप इसको इस तरह से समझिए, इस उदाहरण से समझें कि एक ऐसा व्यक्ति है जो कर्म करता है, जो काम करता है, वो काम तो करता है 35 पैसे का, पर उसको लाभ मिलता है 22 पैसे का। अब वो आप बताइए कि ऐसा आदमी खुश रहेगा? प्रश्न उठता है, नहीं, कैसे खुश रह सकता है? अब इसको ऐसे भी समझ सकते हो। सपोज करो आप कहीं नौकरी करने जाते हो, मैं एक उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ, और वो व्यक्ति कहता है, जो नौकरी देने वाला है, कि मैं आपको 1 घंटे काम करने का 100 रुपया दूंगा। आप कहते हो बिल्कुल ठीक बात है, और आप उस व्यक्ति के लिए 1 घंटे का काम करते हैं। अब नियम तो ये बनता है कि आपको 100 रुपये मिल जाए, पर जब वो 100 रुपये देने की बात आई तो उसने कहा कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर वर्क, मुझे आपका काम 2 कौड़ी का काम नहीं लगा, मैं तो 100 रुपये नहीं दूंगा। और आपका विवाद हो गया, आपको परेशानी हो गई। पता चला डिस्प्यूट होते होते, आपसी बहस बास होते हुए वहाँ पे 80 रुपये मिले। तो अब आप सोचिए आपका मन क्या कहेगा, कि आप खुश रह पाएंगे? तो आप खुश नहीं हो पाएंगे। खुश होंगे भी कैसे? जो वादा किया गया वो भी नहीं मिला। तो जो इस व्यक्ति ने मेहनत की है यहाँ पर, उस व्यक्ति की उस मेहनत के हिसाब से लाभ भी नहीं मिल रहा उस आदमी को।
और व्यापार में तो लाभ बहुत मिलना चाहिए। तो जब भी आप ये विश्लेषण करें, एक नियम याद रखें, इस 10वें भाव से 11वें भाव में नंबर ज़्यादा होने चाहिए। अगर ये नंबर कम पड़ जाते हैं तो भैया ये ऐसा व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं हो पाता अपने कैरियर में। उसको हमेशा ही ये रहता है, जितना मेरी मेहनत है, जितना मेरा कैलिबर है, जितना मेरा सब भाग दौड़ है, उसके हिसाब से मुझे लाभ नहीं मिलता है। अब ये लाभ क्यों नहीं मिलता, इसके पीछे लगन भी जिम्मेवार होता है, क्योंकि लगन जो है पूरी कुंडली का बॉस है, द बिग बॉस है। अगर वो ठीक नहीं होगा तो बहुत सी चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। सफलता ना मिलने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं कि आदमी का पंक्चुअलिटी कितनी है, उसका डेडिकेशन कितना है, उसका डिवोशन कितना है, उसका एफर्ट्स कितने रहते हैं अपने काम को कंप्लीट करने के लिए। वो बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। वो सबके लिए लगन की पावर बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो क्वेश्चन मार्क लग गया, पर अगर हम देखें नौकरी की बात को देखें, जॉब को देखें, तो यहाँ पर जो 27 नंबर मिल रहे हैं और लाभ में 22 नंबर मिल रहे हैं, तो यहाँ पर इसका मतलब है नौकरी में भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। मामला यहाँ पर भी गड़बड़ हो गया है। पर अगर हम इनके कंपैरिजन में करें तो हमें एक फैसला करना होता है। अगर कभी भी ऐसी स्थिति आपके सामने आए तो कंफ्यूज मत होइएगा। आपको इस पैटर्न को ध्यान में रखना है और उस व्यक्ति को नौकरी की बात करनी है, क्योंकि ध्यान में आपने ये रखना है, नौकरी का ग्रह कुंडली में आपने देखा था वो क्या था, शुक्र था, और शुक्र मच बेटर था। तो नौकरी में कम से कम ऐसा व्यक्ति, रिस्क जो फैक्टर है वो इतना ज़्यादा नहीं होता। व्यापार में तो रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है। ऐसा आदमी चीज़ों को मैनेज ही नहीं कर पाएगा। अगर आप इस व्यक्ति की कुंडली के ऊपर ध्यान देंगे, अगर लग्नेश को देखेंगे बड़े ढंग से, तो आप समझ जाएंगे कुछ लगन की कमजोरियां ऐसी हैं जिसके कारण व्यापार के उतार चढ़ाव, व्यापार में बहुत समझदारियां चाहिए, बहुत चालाकियां चाहिए, बहुत मार्केट एनालिसिस पूरा का पूरा चाहिए, विश्लेषण चाहिए, लोगों को मैनेज करना होता है, लोगों से बातचीत करनी होती है, एक टीम बनानी होती है, टीम को डेवलप करना होता है, टीम से काम करवाना होता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो काम करने पड़ते हैं। उन सब कार्यों के अंदर वहाँ पर मामला गड़बड़ है। आपको जब भी व्यापार की बात दिमाग में आए तो एक चीज़ का बड़ा ध्यान से समझना होगा कि बुध ग्रह कैसा है। बुध ग्रह का अध्ययन जरूर कर लेना चाहिए। अगर बुध कमजोर हो जाए किसी भी रूप में तो ऐसे आदमी को भूल के व्यापार नहीं करना चाहिए। तो आपने देखा है कि यहाँ पर बुध ग्रह नीच राशि में बैठा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बुध ग्रह नीच राशि में बैठा हुआ है, कमजोर है बुध, साफ और स्पष्ट। वैसे तो मैं एक लाइन में भी इस चीज़ को समझा सकता था कि सिंपल देखो कि बुध ग्रह कैसा है और शनि कैसा है, परंतु नहीं, आपको डिटेलिंग समझ में आनी चाहिए थी। और कभी भी किसी एक ग्रह को देख के या किसी एक ग्रह स्थिति को देख करके कभी निर्णय नहीं करना चाहिए। ज्योतिष में बहुत सारे फैक्टर्स को देखना चाहिए, मैक्सिमम 3 से 4 फैक्टर जरूर देखने चाहिए जब किसी निर्णय में पहुंचना चाहिए। और जब तक कन्फ्यूज़न आपका दूर ना हो जाए, आप अपनी बेस्ट टेक्निक को लगाते रहिए, आपको जरूर उसका समाधान मिल जाएगा। अब आपने पाया कि ये ग्रह के कमज़ोर हो जाने से व्यापारिक जो क्षमताएं होती हैं वो व्यक्ति के अंदर बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, क्योंकि बुध का संबंध कम्युनिकेशन स्किल से भी है, फाइनेंस की नॉलेज से भी है, डिजिटल मीडिया, इंटरनेट, इन सब से है। और बुध की एक खासियत है, बुध रिटर्न स्किल्स का मास्टर आदमी है। और बुध व्यापारिक जो बुद्धि चातुर्य जो चाहिए व्यापार में उसका भी है। बार्गेनिंग करने की कला भी इसमें बहुत अच्छी होती है। बुध को मुनीम जी कहा जाता है कि या हिसाब किताब रखना, अकाउंट्स को संभालना, अकाउंट्स का भी थोड़ा बहुत नॉलेज व्यापार में चाहिए ही चाहिए, नहीं तो व्यक्ति मात खा जाएगा।
तो इस कुंडली में स्पष्ट है कि बुध ग्रह की कमजोर स्थिति, अगर यहाँ पर बुध को नवमांश में भी अगर एक बार देख लिया जाए, कहीं हम कह रहे हैं कि बुध ग्रह नीच का है, कमजोर है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जाकर के नवमांश चार्ट के अंदर कुछ बदल गया हो, और बदल जाए तो चीजें बदल सकती हैं। तो हम अगर जाकर के देखें कि बुध ग्रह, तो बुध ग्रह नवमांश के अंदर जो है चतुर्थ भाव में है, चतुर्थ भाव में, वो भी मंगल की राशि में, वृश्चिक राशि में। अगर यही बुध स्वग्रही हो जाता, उच्च का हो जाता, और स्वग्रही या उच्च का होकर के या मित्र राशि में चला जाता, तो उसकी पावर इंप्रूव हो जाती। तो यहां पर हम ये कहेंगे कि मरकरी ने इंप्रूव तो किया, पर जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इंप्रूव नहीं किया। तो ऐसे व्यक्ति को व्यापार बड़े सोच समझ करके करना चाहिए। दूसरी बात, पहले चेक कर ले कि दशाएं अच्छी चल रही हैं कि बुरी चल रही हैं। खराब दशाओं में भूल करके भी व्यापार आरंभ नहीं करना चाहिए। अतः हमने उन्हें यही सलाह दी कि उन्हें कुछ मेहनत करनी चाहिए और नौकरी की तरफ विशेष रुझान रखना चाहिए, नौकरी में आगे बढ़ना चाहिए। एक कमी और होती है, जिनका बुध कमजोर होता है, उनकी लर्निंग एबिलिटी। ऐसे लोगों को लर्निंग एबिलिटी बढ़ाना चाहिए, तरह तरह के कोर्स करने चाहिए, उनको रिटर्न वर्क करना चाहिए। देखो, जिनका बुध कमजोर होता है उनको नोट्स बनाने की आदत नहीं होती है, उसको डायरी मेंटेन करने की आदत नहीं होती, हिसाब किताब लिखने की आदत नहीं होती। कुछ लोग आपने देखे होंगे ना, हर चीज़ का हिसाब किताब लिखते हैं, वो एक अच्छी आदत है। क्योंकि उनका बुध तो तेज करने के लिए, बुद्धि तेज करने के लिए रिटर्न वर्क, हर चीज़ इस पर नहीं छोड़नी, दिमाग पर नहीं छोड़नी है, हर चीज़ को लिखो, नोट करो। जितने ऐसे लोग सीखते चले जाएंगे, क्योंकि नौकरी में भी लर्निंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप नौकरी में भी, जॉब में भी अगर अच्छी अच्छी लर्निंग्स करके नहीं आगे आएंगे, तो लोग भी आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, लोग आपको आगे नहीं जाने देंगे, और वहाँ पर भी आपके सामने चैलेंज खड़ा रहेगा। तो मित्रों, ये केस स्टडी हमारी कैसी रही और कैसा ये हमारा प्रयास रहा, आप लोगों के बड़े अच्छे अच्छे फीडबैक मिल रहे हैं, और बहुत सारे लोग, 3000 से ज़्यादा लोग तो हमारे एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, जो इन्होंने कभी ना कभी एस्ट्रो पाठशाला से कोर्स किया है। वो लोग पर्सनली भी बड़ा अच्छा फीडबैक दे रहे हैं और बड़े अच्छे अच्छे सजेशन भी दे रहे हैं। आप लोग भी सजेशन दीजिए जो लोग नए हैं। और हाँ, अभी तक आपने अगर हमारा ये चैनल लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।